भोजन के घटक में हमने जो पढ़े हैं उसमें चौथा आता है विटामिन। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर के सामान्य उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण और सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। विटामिन की खोज एन ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1881 में। विटामिन सिद्धांत दिया हॉपकिंस और फंक ने, और 1912 में उन्होंने बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। और जो विटामिन जो नाम दिया है वो फंक ने दिया। ये अन्य पदार्थों से कुछ सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, प्रोटीन पढ़े, वसा पढ़ी हैं, तो उनकी अपेक्षा ये सरल कार्बनिक यौगिक हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन कहाँ से मिलते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। पादपों में भी लगभग उन्हीं विटामिनों की आवश्यकता होती है जिनकी जंतुओं में होती है। शरीर में इनका संचय बहुत कम होता है। कुछ विटामिन हैं जिनका संचय होता है, जैसे विटामिन ए है, यकृत में संचित हो जाता है, तो लेकिन मात्रा बहुत कम होती है इनकी अधिकांश मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जित होती रहती है। अतः इन्हें प्रतिदिन भोजन के साथ लेना आवश्यक होता है। विटामिनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली जो श्रेणी आती है उसमें जल में घुलनशील विटामिन। ये विटामिन जल के अंदर घुलनशील होते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। दूसरा जो प्रकार है वो है वसा में घुलनशील विटामिन। ये वसा में घुलनशील होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम विभिन्न विटामिन हैं, उनके स्रोत क्या हैं, वो हमें भोजन में क्या खाएंगे तो मिलेंगे, और उनके कार्य क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, जिसका नाम रेटिनॉल है। इसके जो स्रोत हैं वो हैं कैरोटीन वर्णकों से यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में इनका निर्माण है। और ये कहाँ से मिलते हैं हमें? दूध से, मक्खन, अंडा, लाल गाजर, मछली का तेल, तो जिससे के अंदर कैरोटीन है उनसे ये हमें मिलते हैं। अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है, ये क्या काम करते हैं? दृष्टि वर्णकों का संश्लेषण करते हैं, उपकला स्तरों की वृद्धि और परिवर्धन का काम करते हैं। इनकी कमी से क्या होगा? कोर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, जिसे जेरोफ्थेल्मिया कहते हैं, ये विटामिन A2 है उसके कारण होता है। तो इसी प्रकार है दूसरा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसी तरह है जनन अंगों का क्षय होना। ये सब विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। अगला आता है विटामिन डी, या इसे कहते हैं कैल्सीफेरोल, क्योंकि इस समूह में लगभग अनेकों विटामिन हैं और इनमें कोलीकैल्सीफेरोल नामक डी विटामिन का संश्लेषण होता है। वो जंतु स्वयं अपनी त्वचा की कोशिकाओं में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। तो ये क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की किरणों से हमें बनती है, तो इसलिए डी विटामिन को धूप का विटामिन भी कहते हैं। ये इसके स्रोत हैं मक्खन है, यकृत है, गुर्दे, अंडे, त्वचा और यीस्ट में सूर्य प्रकाश में त्वचा में संश्लेषण। इनसे कार्यकी पर क्या प्रभाव है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का उपापचय करते हैं और हड्डियों और दांतों की वृद्धि करते हैं। अब इनकी कमी से सूखा रोग, जिसे कहते हैं रिकेट्स रोग, तो रिकेट्स रोग हो जाता है। ओस्टियोमेलेशिया होता है, जिसके अंदर हड्डियां कमज़ोर और लचीली या टेढ़ी हो जाती हैं। तीसरा जो विटामिन आता है वो विटामिन ई, या इसे कहते हैं टोकोफिरोल। ये हरी पत्तियाँ, गेहूँ, जो योक होता है अंडे का, उसमें इसी प्रकार ये क्या है कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जननिक एपिथीलियम की वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता पर ये प्रभाव डालता है। तो
इनकी कमी से जंतुओं के अंदर जनन क्षमता की कमी मिलती है। हालांकि मनुष्य में इनका विशेष कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो चूहे, खरगोश, मुर्गे आदि हैं, ये इनके अंदर जनन क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार पेशियाँ कम हो जाती हैं तो पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। अगला विटामिन आता है विटामिन के। इसका दूसरा नाम है नेप्टोक्विनोन। ये इसके स्रोत हैं हरी पत्तियाँ, पनीर, अंडा, यकृत, टमाटर आदि। कार्य की पर क्या प्रभाव डालता है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करवाता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन भी आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का डर रहता है। अगला जो विटामिन आता है, जो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B1। बी कॉम्प्लेक्स में पहला है विटामिन B1 या थायमीन। स्रोत हैं अनाज, फलियां, यीस्ट, अंडे, मांस। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय के लिए ये विटामिन आवश्यक होता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है और इस रोग में हृदय पेशियों का कमज़ोर हो जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और जो पेशियों का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिससे पैरालिसिस या लकवे की आशंका हो जाती है। अगला आता है विटामिन B2 या इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियाँ, गेहूँ, यकृत, मांस आदि में मिलता है और ये उपापचय में महत्वपूर्ण FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का घटक होता है और इसकी कमी से किलोसिस, तो इसके अंदर क्या होता है कि मुंह में ओष्ठ हैं वो फट जाते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा व आँखों में जलन होना आदि हो जाते हैं। सातवां आता है विटामिन B5 या इसे कहते हैं निकोटिनिक अम्ल, इसे नियासिन भी कहते हैं या विटामिन PP भी कहा जाता है। ये अम्ल, ये विटामिन B5 है जो ये यीस्ट में, मांस, जिगर, मछली, अनाज, दाल, अंडे, दूध आदि में है और उपापचय में महत्वपूर्ण NAD का घटक होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ बन जाती हैं और पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ तक कि कई बार तो तंत्रिका तंत्र भी कमज़ोर होने से रोगी पागल भी हो सकता है। अगला आता है विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। ये दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, लीवर आदि में मिलता है। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल उपापचय में ये महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से एनीमिया, रक्तता, चर्म रोग या पेशीय ऐंठन आदि हो जाते हैं। अगला आता है विटामिन B3 या पेंटोथेनिक अम्ल। ये यीस्ट में, अंडे, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि से मिलता है और अब उपापचय के कोएंजाइम में A का घटक होता है। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में भी थोड़ा सा प्रभाव डालता है। अगला आता है बायोटीन। इसे विटामिन H या विटामिन B7 भी कहते हैं। ये यीस्ट, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि में से मिलता है और वसीय अम्लों के संश्लेषण एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना आदि हो सकते हैं। अगला आता है फोलिक अम्ल समूह है। ये इसे विटामिन B9 भी कहते हैं। ये हरी पत्तियाँ, लीवर, सोयाबीन, यीस्ट आदि में मिलता है और ये वृद्धि के लिए या रुधिराणुओं का जो RBC है उनका निर्माण है, DNA का संश्लेषण है आदि में महत्वपूर्ण है और इसकी कमी से एनीमिया और वृद्धि भी धीमी पड़ जाती है। अगला विटामिन है विटामिन B12 है या साइनेकोबालामिन।
ये कोबाल्ट युक्त विटामिन है और ये मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, बैक्टीरिया आदि से मिलता है। ये वृद्धि और रुधिराणुओं के निर्माण में भी सहायता करता है तथा इसकी कमी से एनीमिया, अरेक्ता और धीमी वृद्धि होती है। अगला जो विटामिन है विटामिन सी, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ये कोई खट्टी वस्तुएं जो हैं, खट्टी चीज़ें हैं, जैसे नींबू वंश के फल हैं, टमाटर, सब्जी, नींबू, आंवला, इनके अंदर मिलता है। और ये अंतरकोशीय मैट्रिक्स, कोलेजन तंतु, हड्डी का मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन आदि के निर्माण में सहायता करता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके साथ साथ इसकी कमी से क्या है, महत्वपूर्ण प्रभाव है वो घावों के न भरने का होता है। घाव नहीं भरते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोलेजन तंतु और अंतरकोशीय पदार्थों की कमी से हैं वो घाव भरते हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इससे हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं। तो ये स्कर्वी के अंदर मसूड़े फूलने, दांत गिरने भी लगने की समस्या भी हो सकती है। अगला जो अपना है वो पांचवा जो भोजन का मुख्य घटक आता है उसमें है खनिज, लवण या मिनरल्स। ये भोजन के अकार्बनिक घटक होते हैं। अभी तक हमने कार्बनिक घटकों के बारे में देखा था, अब अकार्बनिक घटक में मिनरल्स हैं, जल आता है। और ये शरीर में इनकी केवल 2 से 3% मात्रा ही होती है, इसलिए मात्रा कम है, इसलिए इन्हें लघु पोषक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म में अधिकतर विद्युत आवेशित आयंस के रूप में मिलते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न मिनरल्स हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। पहला है आयरन। आयरन Fe+2 अवस्था में मिलता है, लोहा है। इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, पेरोक्सीडेज की संरचना में भाग लेता है। दूसरा कैल्शियम, जो अस्थियों और दांतों के निर्माण में भाग लेता है, पेशी संकोचन, तंत्रिका वेग, रुधिर का थक्का जमने का भी कारक है, इनमें सहायता करता है। तीसरा कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 की संरचना बनाने में भाग लेता है। मैग्नीशियम है, ये एटीपेज एंजाइम का सक्रियण कुछ एंजाइम प्रक्रियाओं में सहकारक का कार्य करता है। इसी प्रकार बोन्स के मैट्रिक्स का घटक है। अगला आता है क्लोराइड, जो Cl- के रूप में रहता है और विद्युत अपघट्य और परासरणी ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि उसमें बैलेंस बनाए रखता है। सोडियम है Na+ के रूप में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्रमुख धनायन है, तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में सहायक होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज का सहकारक है और ऑस्मो रेगुलेशन का नियमन करता है तथा अम्ल क्षार जो संतुलन है वो बनाए रखता है। अगला है पोटेशियम K+ के रूप में, पायरुवेट काइनेज व पोटेशियम उद्दीप्त एटीपेज का सहकारक है। अंतःकोशिकीय तरल का प्रमुख धनायन होता है। जिस प्रकार से बाह्य कोशिकीय तरल का सोडियम है, तो ये इंट्रासेल्युलर के रूप में पोटेशियम रहता है। तंत्रिकाओं व पेशियों के कार्य में सहायक होता है और अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। अगला आता है फॉस्फोरस, PO4 या H2PO4 या HPO4 के रूप में रहता है। और फॉस्फोलिपिड, जो कोशिका झिल्ली जो बनी हुई है उसके निर्माण में फॉस्फोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के अंदर न्यूक्लियोसाइड से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फॉस्फेट शर्करा न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट का घटक, अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक है। अगला है कॉपर, Cu+2 के रूप में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज व हीमोसाइनिन के साथ संबंधित सहकारक के रूप में। मैंगनीज है वो एंजाइम काइनेज में, आइसोसाइट्रेज डिहाइड्रोजिनेज के सक्रियण में सहायक होता है। सल्फर SO4+4 2- के रूप में कोएंजाइम ए, बायोटीन, थायमीन और प्रोटीन की संरचना में भाग लेता है। बायोटीन, थायमीन ये हमने विटामिन्स में देखे हैं। जिंक Zn+2 के रूप में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का घटक होते हैं, ये एंजाइम्स हैं। आयोडीन है, ये एंजाइमों के सहकारक के रूप में सहायक होता है और थायरोक्सिन का घटक होता है। धन्यवाद।